आई गेस सारे लोग आ गए। भाई ये मत चलाओ, कोई नया है शायद जिसे पता नहीं है। हैड हैड 2 बार यूज हुआ है, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है। हेड पे थोड़ी सी बारीकी से बात करते हैं। सवाल आप पूछते रहें, जो भी सवाल वर्थ आस्किंग होंगे आप पूछते रहें, बिल्कुल साथ के साथ। ठीक है, इस पे बात करते हैं। हेड हेड 2 बार क्यों? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा शीट में। देखो, वी हैड हैड अ नाइस टाइम टुगेदर। ध्यान रखना कि हैड एक मेन वर्ब भी है, मतलब हैव। ठीक है ना? हैव इसकी फर्स्ट फॉर्म है। आप उस वाली हैव को भूल जाएं जो आप कहते हैं आई हैव अ कार, या जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है। उसके अलावा हैव का अपना भी मीनिंग है। तो ये मेन वर्ब है, ये अलग वर्ब है, अलग वर्ड है। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। अगर सेकंड फॉर्म की बात करें, मतलब अगर इसके पास्ट फॉर्म की बात करें तो हैड होती है, और अगर इसके सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो वो हैज होती है। ठीक है ना? लेकिन हैव का अपना मीनिंग है। हैव का मीनिंग क्या है? इसके कई सारे मीनिंग है। हैव का मतलब आमतौर पे खाने के सेंस में लिया जाता है। जैसे आप कहें कि मैं खाना खा रहा हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम ईटिंग लंच, डिनर, कुछ भी मान ले। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग लंच। आमतौर पे हैविंग ज्यादा यूज होता है, ईटिंग उतना यूज नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना कि भाषा खूबसूरत लगती है, तो ईटिंग जो है वो खूबसूरत तरीका नहीं है ये कहने का कि मैं खाना खा रहा हूँ। ज्यादा खूबसूरत तरीका है कि आप बोलें आई एम हैविंग लंच। तो जब आप कहते हैं आई एम हैविंग लंच, यहाँ हैविंग का मीनिंग क्या है? ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है ना? इसके अलावा हैव का मीनिंग क्या है? जब आप कोई चीज महसूस करते हैं, महसूस करने को भी हैव बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेंटेंस लिख के, जैसे एक एक्शन भी है। जैसे मैं कहूं आई एम हैविंग शार, आई एम हैविंग शार, इसका मतलब क्या है कि मैं शार में नहा रहा हूं। ठीक है ना? शार तो समझते हैं ना, फव्वारा, वो जो बाथरूम में लगा रहता है। आई एम हैविंग शार, तो हैविंग शार का मतलब क्या है कि मैं शार ले रहा हूं, मतलब मैं नहा रहा हूं। तो ये काम इस आदमी पर इन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब ये नहाने को महसूस कर रहा है। ठीक है ना? वो जो नहाना एक्शन है, वो उसको ये अपने ऊपर महसूस कर रहा है। तो जब हम कहते हैं कि हैव का मीनिंग, तो हैव के कई अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, खाने का, महसूस करने का। तो जब वो कहता है वी हैड हैड डिनर, तो ये पहला वाला हैड तो ऑक्सिलरी हो गया। हमने बताया पहला वाला हमेशा ऑक्सिलरी होता है, और जो उसको प्रेसीड करता है, उसके बाद में आता है, वो मेन वर्ब होता है। तो ये वाला हैड क्या है? ईटन। इसका मतलब क्या है? ईट की थर्ड फॉर्म। वी हैड ईटन अ नाइस टाइम टुगेदर। सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा कि लंच की बात हो रही है, ये गलत लिख दिया मैंने। इसका मतलब यहाँ पे ईटिंग नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे महसूस करना। तो वी हैड हैड अ नाइस टाइम टुगेदर, हमने साथ में अच्छा समय बिताया, हमने साथ में अच्छा समय बिताया, और वो समय जो है वो इसने महसूस किया है कि साथ में अच्छा बिताया। तो इसलिए ये वाला हेड ऑक्सिलरी है, और ये इसका मीनिंगफुल पार्ट है। इस हेड का कोई मीनिंग नहीं है ये बताने के अलावा कि बात पास्ट में हुई, इसके अलावा इस हेड का कोई मीनिंग नहीं। लेकिन ये जो दूसरा वाला हेड है, इसका मीनिंग है कि इसने उस काम को महसूस किया है, मतलब उस काम को इसने जिया है, उस पल को जिया है। समझ रहे ना? इसलिए 2 बार हेड आता है। इस पे अभी आगे बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि इस पे एरर वगैरह आती है। अभी ये पार्ट डन नहीं हुआ है हमारा हैव वाला, इस पे बात करेंगे शायद कल वाली शीट में। ठीक है? अगला देखें, मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मेन वर्ब को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जितनी भी ग्रामर आप पढ़ेंगे, हर टॉपिक में बार बार इसके बारे में बात होगी कि ट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है। ये आपने कई बार सुना होगा कि ये ट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है। तो इन सब का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होने का मतलब क्या है? देखो भाई, ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब है वर्ब विद ऑब्जेक्ट। अगर इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट है। तो बेसिक सवाल खड़ा होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाई अगर मैं आपसे कहूं
कि जाओ जरा दुकान से माचिस लेके आओ, और आप कहो कि माचिस क्या होती है, तो समस्या है। समझ रहे हैं ना? अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और आपको यही ना पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर बड़ी समस्या है। देखो भाई, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होती है, कोई ऐसी चीज या कोई इंसान जिस पर कोई एक्शन हो रहा हो, जिस पर कोई एक्शन हो रहा हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि शी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है, वैसे सच में करती है, बहुत करती है, ठीक है ना? तो शी लव्स मी, तो आप कहोगे वर्ब क्या है? लव्स। मैंने आपको कहा जब एक ही वर्ब होगी, ये वर्ब है और ये क्या है? एक इमोशन है। लेकिन शी लव्स, वो प्यार करती है, किसे करती है? मी, मुझे करती है। तो ये वाली वर्ब जिस पर असर करती है, उस वाली नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। असर करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं, जैसे मैं कहूं आई गो टू कॉलेज, जैसे मैं आपसे कहूं आई गो टू कॉलेज, तो बहुत सारे लोग क्या मीनिंग लगाते हैं कि वर्ब के बाद जो नाउन आती है वो क्या होती है? नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होती है। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एन एक्शन वर्ब दैट अफेक्ट समथिंग और समवन एल्स। ये किसी ना किसी को प्रभावित करती है, किसी पर असर डालती है, मतलब जो काम हो रहा होता है वो किसी पर असर डाल रहा होता है। It means transitive verbs always have an object which is affected by the action. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगी जिस पर इसका असर भी होगा। अगर मैं कहूं आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं, तो क्या इससे कॉलेज पर कोई असर होता है? जैसे मैं कहूं कि आई डिमोलिशेस कॉलेज, मैं कॉलेज को तोड़ता हूं। डिमोलिश का मतलब ढा देना, कॉलेज बिल्डिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, सीधी सी बात है कि डिमोलिश किसको किया जा रहा है? कॉलेज बिल्डिंग को। तो कॉलेज बिल्डिंग प्रभावित हो रही, तो आप कहेंगे डिमोलिश एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मतलब ये वर्ब विद ऑब्जेक्ट है। मतलब ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब मैं कहता हूं आई गो टू कॉलेज, तो आई गो टू कॉलेज में कहीं पर भी कॉलेज मेरे जाने से प्रभावित नहीं होता है, मेरे जाने का इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में गो जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसका ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूं ही लव्स, वो प्यार करता है, तो आप कहोगे सेंटेंस पूरा ही नहीं है, सेंटेंस अधूरा है। ही लव्स, वो प्यार करता है, किसे? जब तक आप नहीं बता देते किसे, तब तक ये सेंटेंस अधूरा है। वो प्यार करता है किसे? तो आपको कहना पड़ेगा मी, यू, ही, हिम, हर। तो जब आप कहते हैं किसी को प्यार करता है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ब विद ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान देना, यहाँ पर धोखा मत खाना। आमतौर पे वर्ब के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में कुछ वर्ड, कोई नाउन प्रोनाउन लगा रहता है, तो आप लोग इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, वो असल में एडवर्ब है, जिसकी आगे बात करेंगे। एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है ना? आगे बात करेंगे। सारी बात एक साथ नहीं हो सकती, हम एक एक बात को सुलझाते जाएंगे। जब हम कहते हैं ही लव्स, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। जब हम कहते हैं ही हेट्स, वो नफरत करता है, तो आप कहेंगे किसे? तो अगर आप कहेंगे ही हेट्स मी, वो मुझे नफरत करता है, तो आप कहेंगे कि बात जो है अब मीनिंगफुल है। तो जब तक बात मीनिंगफुल नहीं होगी, तब तक आप समझ जाएं कि अगर आप इसके पीछे का वर्ड हटा दें और शब्द मीनिंगफुल बन जाए, तो आप समझ लेना कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर इसके बाद एक वर्ड लगाना ही पड़े, कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़े, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि पहचानना कैसे है ट्रांजिटिव वर्ब। जरा ध्यान से देखें कैसे पहचाने। देखें, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके तरीके से देखते हैं। जब मैं कहता हूं वर्ब ट्रांजिटिव है, मतलब बाद में एक ऑब्जेक्ट है, और जब मैं कहता हूं इनट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब है बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और किसी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? किसी की जरूरत भी नहीं है, शब्द अपने आप में पूरा है, सेंटेंस पूरा है। जैसे इट अफेक्ट्स मी, एक सेंटेंस देखें, इट अफेक्ट्स मी, ये मुझे प्रभावित करता है। तो अगर आपको पहचानना हो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आप ये बाद वाला वर्ड हटा दो। इट अफेक्ट्स, ये प्रभावित करता है। आप पूछोगे किसे प्रभावित करता है, तो आपको कहना पड़ेगा कि मी को प्रभावित करता है।
मी के बिना ये सेंटेंस पूरा नहीं, और अगर आप मी को हटाते हैं और सेंटेंस अधूरा हो जाता है, इसका मतलब अफेक्ट्स क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं कहूं आई स्लैप्ड, मैंने थप्पड़ मारा, आप पूछोगे किसे, सवाल पूछना किसे, तो अगर किसे का जवाब आपको ना मिले तो इसका मतलब सेंटेंस अधूरा है। आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मतलब स्लैप्ड क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इसके बाद कोई चीज होनी चाहिए जो इससे ये प्रभावित करती है, ये वर्ब जैसे प्रभावित करती है वो चीज होनी चाहिए। ही गेव मी सम मनी, ही गेव अगर लिखा होता ही गेव, तो ये कोई मीनिंगफुल बात नहीं बनी। ही गेव क्या, जब आप कहते हैं क्या, क्या दिया या किसे दिया, समझ रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसे दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताता है। तो ही गेव मी सम मनी, ठीक है ना, ही गेव मी सम मनी। तो जब आप कहते हैं कि ही गेव मी सम मनी, तो ये इसे क्या बनाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब बनाता है। बीच में मैंने दो शब्दों का यूज किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस में आप ध्यान से देखें, ही गेव मी सम मनी, तो ही गेव दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक सम मनी। जब आप पूछते हैं किसे, तो आपको जो जवाब मिलता है उससे इंग्लिश लैंग्वेज में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमेशा कोई मैन, कोई इंसान होता है, कोई पर्सन होता है, ठीक है ना, कोई पर्सन होता है, कोई लिविंग बीइंग होता है, ज्यादा सही से कहें तो कोई जीवित व्यक्ति होता है, जीवित वस्तु होता है या जीवित चीज होती है, ठीक है। लेकिन क्या दिया, सम मनी, जब आप पूछते हैं क्या, तो उसके बदले में जो आपको जवाब मिलता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान देना, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। हालांकि यहाँ करने की बात नहीं थी क्योंकि हम दूसरी वीडियो शुरू ही कर चुके हैं, तो मुझे लगा इस पे बात कर ही लेनी चाहिए क्योंकि अब दूसरी वीडियो में तो टाइम है, तो हम इस पे थोड़ी सी बात कर ली कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके बिलोंग नहीं करता, ये एक्टिव पैसिव का हिस्सा है, वहां पे बात करेंगे इस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसा मैंने कहा कि ऐसी वर्ब जिससे किसी भी सब्जेक्ट या सॉरी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है ना, तो ही वेंट वो चला गया, और अगर आप कहें कि टू दिल्ली ऑब्जेक्ट है तो गलती कर रहे हैं क्योंकि ये बता रहा है कहाँ गया, ठीक है ना, एडवर्बियल फ्रेज है टू दिल्ली। जब आप कहते हैं दिल्ली इज नॉट, देखो मैंने जो आपको पहली डेफिनेशन बताई है, अगर उससे स्टिक रहेंगे कभी गलती नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये वर्ब क्या इसे कोई प्रभावित कर रही है, आप दिल्ली जाते हैं तो क्या आप दिल्ली को प्रभावित करते हैं, दिल्ली में कुछ चेंज हो जाता है, दिल्ली पे कुछ गड़बड़ हो रही है, आपके एक्शन का दिल्ली पे कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में ये जो है, दिल्ली इज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट इट रिसीव्स नो एक्शन, क्योंकि दिल्ली पे कोई असर नहीं होता आपके एक्शन का, इसलिए आप जो है इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। डायरेक्ट है क्योंकि ये इंसान नहीं है, चीज है। जो चीजें होती हैं वो इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जो लोग होते हैं वो, मेरे ख्याल में उल्टा बोल गया, जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जो इंसान होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। जैसे मैं कहूँ ही लाफ्ड, वो हंसा, सेंटेंस पूरा है, जैसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ही लाफ्ड वो हंसा। ही रैन वो दौड़ा, आप ये भी कह सकते थे ही रैन फास्ट वो तेज दौड़ा, लेकिन फास्ट जो है वो पहली बात तो नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो एडजेक्ट इसके ऑब्जेक्ट होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखें इंट्रांजिटिव क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आप कितना भी पढ़ेंगे ये आपको कंफ्यूज करती रहेंगे, इसलिए वो जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको दी है कि उस चीज पर असर होना चाहिए जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट पर, तभी उसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, वरना वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ और होगा, आमतौर पे एडवर्बियल फ्रेज होगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े, बेसिक बात सिर्फ आखिरी, सम ऑफ द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, कुछ वर्ब ट्रांजिटिव भी होती हैं और कुछ इनट्रांजिटिव होती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन अ सेंटेंस। मतलब ऐसा वर्ब के बारे में बहुत क्लियर है कि कुछ वर्ब सिर्फ कैसी होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा। कुछ वर्ब इनट्रांजिटिव होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं कहूं ही लाफ्ड एट मी, तो आप थोड़ा डाउट में आ सकते हैं कि ही लाफ्ड एट मी
क्या बात है, बिल्कुल सेम सोचा हम लोगों ने आसिफ। ही लाफ्ड एट मी, इन्होंने सेम सेंटेंस इधर टाइप किया है जितनी देर में मैंने इधर लिखा है। बढ़िया, हमारे दिमाग एक जैसे काम करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ ही लाफ्ड एट मी, तो ध्यान देना ही लाफ्ड वो हंसा, और जब मैं कहता हूँ एट मी तो ये मुझ पे कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं वो मुझ पे हंसेगा तो मुझे गुस्सा आएगा या कुछ भी करेगा, लेकिन ये आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपका नाक टूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको खुजली होने लगेगी। वो इमोशनल एक थिंग है जो आपके साथ होगी, लेकिन डायरेक्ट आप पर कोई भी एक्शन ये नहीं करता। ये उसका एक्शन है, उसका एक्शन है, वो इसके लिए जिम्मेदार है, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर आप कहें ही लाफ्ड एट मी, तो आपको कहना पड़ेगा लाफ क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती नहीं। ही लाफ्ड वो हंसा, ही लाफ्ड एट मी वो मुझ पर हंसा, लेकिन मुझ पे उसका कोई असर नहीं हुआ। तो इसको हम लोग एडवर्बियल फ्रेज या कुछ और अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इस पे बात करेंगे। ये एडवर्बियल तो नहीं है क्योंकि मी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आगे जाके हम इन पे भी बात करेंगे। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव होती है, कुछ और वो इनट्रांजिटिव भी होती है। मैंने वैसे तो दो ही ग्रुप है, जैसे आप कहें आदमी होते हैं, औरत होते हैं, लेकिन एक ट्रांसजेंडर भी होते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता सही एग्जाम्पल है या नहीं है, लेकिन फॉर अ स्टडी सीरियस होके अगर आप हंसे ना इस बात पे, तो समझने के हिसाब से बहुत सही है। एक ट्रांजिटिव होती है, एक इनट्रांजिटिव होती है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं और इनट्रांजिटिव भी, जैसे स्टार्ट, स्टॉप। ये ऐसी वर्ब है जो कभी ट्रांजिटिव कभी इंट्रांजिटिव होती है, तो डिपेंड करता है इनके यूज पे। दे स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, तो दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, द कन्वर्सेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टार्टेड कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बातचीत उनके बिना शुरू हो ही नहीं सकती, तो स्टार्टेड सीधा अफेक्ट करता है कन्वर्सेशन को। तो ऐसे में ये इसका ट्रांजिटिव यूज है, ठीक है ना। और एक बात समझना कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत समझाने के बाद भी समझ नहीं आएंगी। तो जब हम एक्सरसाइज पार्ट में जाएंगे और तब आप वहां पे एक्सरसाइज लगाएंगे, तो एक कॉमन सेंस या सिक्स्थ सेंस डेवलप होगी, और उसी से आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं, क्या गलत है। ये बिल्कुल मैथ्स नहीं है, समझ लेना। जैसे मैं कहूँ हिज जर्नी स्टार्ट्स, तो उसकी यात्रा शुरू हुई। अब सेंटेंस पूरा है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाद कुछ होता, मतलब ये इसका इनट्रांजिटिव यूज है, मतलब इसके बाद किसी भी वर्ब की जरूरत नहीं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट। तो ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट होता है उसे क्या कहते हैं, उसमें वर्ब जो यूज होती है, अगर वो बिना ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो इनट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट से कंप्लीट हो तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो कुल मिला के हमने काफी कुछ इस टॉपिक में डिस्कस किया है। आप श्योर करना कि इस शीट को आप लोग डाउनलोड कर लो, एक फोल्डर बना लो कहीं आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, जिसमें आप इन्हें सेव करते जाओ। वैसे कोई नीड भी नहीं है क्योंकि ये हमेशा वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगी, आप कभी भी जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, दोबारा रिवाइज के लिए, क्योंकि जब आप इस शीट के गो थ्रू जाओगे तो आपको सिर्फ 3 या 4 या 5 मिनट लगेंगे, और अगर आप पूरी वीडियो देखने जाओगे तो मेरे ख्याल से आपको 1 घंटा लगेगा। तो इसलिए चीजें रिमाइंड करने के लिए, और जो चीज समझ में ना आए उसे देखने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हो, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो इसलिए आप इसे डाउनलोड करना और इसे रिवाइज करना, ठीक है। देखो भाई, हमने वर्ब की बात की, वर्ब क्या होता है, फिर वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब का क्लासिफिकेशन, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी की बात की, मेन वर्ब की बात की। मेन वर्ब जो है अपनी बेसिक फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है, और सिंगुलर करने के लिए इसे एस या ई एस लगाया जाता है। ये नाउन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल उल्टा चलता है। नाउन में एस या ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब को एस या ई एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगुलर फॉर्म और कंटीन्यूअस फॉर्म, ठीक है। कुछ वर्ब ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब का भी काम करती है, जैसे डू और हैव, यहाँ से काफी कंफ्यूजन होता है, तो इस पे हमने बात की। फिर मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन किया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में, इस पे हमने बात की। अब इसके बाद बचती है एक्सरसाइज, जैसे आप करना चाहें, ठीक है ना। देखो भाई, ये आपको जो शीट दे रखी है, इसमें आप चाहें तो इस पे आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर हम लोगों ने शीट वेबसाइट पे डाल रखे हैं। तो जब आप इस शीट को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक को कॉपी करके या डायरेक्ट क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट के उस पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको क्विज नंबर 1 मिलेगा।
जो क्लास 1 पर यही जो क्वेश्चन है यही आपको क्विज में मिलेंगे। अगर आप क्विज में जाके लगाओगे आपको तुरंत की तुरंत आंसर मिल जाएंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है। जो भी डाउट होगा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर सकते हो और नेक्स्ट डे मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पेस्ट कर सकते हो, हम अगले दिन उस पर बात करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इससे जाने के। क्लास में क्या सुधार हो सकता है इस पे आप बताएं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे बहुत तजर्बा नहीं है। थोड़े दिन पहले तक मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, लेकिन जब से मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया है आई मस्ट से आई एम लाइकिंग इट। अब आप ध्यान रखना कि आई एम लाइकिंग इट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस सही है या गलत है, आप कमेंट करना, ठीक है ना। सही है या गलत है कल बात करेंगे। टाइमिंग जैसा भी होगा आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। आज मैं कुछ ठीक सा फील नहीं कर रहा था, नींद मेरी पूरी नहीं थी, इसलिए आप लोगों को काफी टाइम लटकाया मैंने, लेट हो गया थोड़ा क्लास, सॉरी फॉर दैट। कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।